हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको धन्यवाद। तो चलिए आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में क्या होता है। प्रेरणा रिहान का हाथ पकड़कर राजसभा कक्ष से बाहर ले आती है और संभालती है। वो उससे कहती है कि हमें मिलकर आहना को ढूंढना है। तुम नीचे ढूंढो, मैं ऊपर देखती हूँ। पूरा महल छान मारने के बाद जब प्रेरणा थकी हारी बैठ जाती है तो उसे किसी के गुस्से में चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ एक बंद कमरे से आती है। प्रेरणा उस कमरे के बंद दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। तभी एक पहरेदार वहां आ जाता है। वह प्रेरणा से काफ़ी सवाल करता है, लेकिन बाद में उसके सौंदर्य में मोहित होकर उसे सारी जानकारी दे देता है जो प्रेरणा चाहती थी। वो उसे बतलाता है कि महारानी को उसकी कुलवधू का ख्याल रखने के लिए किसी ऐसी यक्षिणी की तलाश है जिसे मानव चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान हो। प्रेरणा उस पहरेदार से कहती है कि उसे मानव चिकित्सा विज्ञान का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है और वो यह नौकरी करना चाहती है। वह पहरेदार उसे दासियों की मुखिया से मिलवा देता है। उस बूढ़ी यक्षिणी को भी प्रेरणा पर यकीन हो जाता है और वो उसे शाम को महारानी के कक्ष में बुलाती है। अब कहानी आगे। वो संध्या की अनुपम बेला थी। सभी पंछी आसमान में पंख फैलाए अपने अपने आशियाने की तरफ लौट रहे थे। वहाँ भले ही कोई सूर्य नहीं था जो अस्त होता, लेकिन संध्या के समय अपने आप एक सुनहरी धूप हो जाती जिसे देखकर किसी का भी मन खिल उठे। यहाँ रिहान और प्रेरणा रुद्र के घर में आराम कर रहे थे। प्रेरणा को रिहान ने पहली बार अपनी बाहों में भर रखा था। वो चाहता था ये वक्त यही थम जाए और वो सारी जिंदगी प्रेरणा के साथ बिता ले। उसे आहना से भी उतना ही प्रेम था जितना कि प्रेरणा से। प्रेरणा ने कुछ मजाक लहजे में कहा, छोड़ो भी हमें रिहान, वैसे भी बस एक बार आहना आ जाए तब तो ये बाहों का घेरा उसी के लिए होगा। ऐसा सुख मेरे भाग्य में कहाँ। रिहान यह बात सुनकर कुछ दुखी हुआ और उसकी गर्दन पे किस करके बोला, नहीं मेरी जान, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आहना के आने के बाद भी तुम्हें कभी मेरी कमी नहीं होने दूंगा। प्रेरणा ने रिहान का हाथ चूमकर कहा, भगवान नारायण करे वो दिन जल्द आए। अभी मुझे सच में जल्दी निकलना चाहिए। उन्होंने मुझे शाम को मिलने बुलाया था। प्रेरणा उठ गई और बुढ़िया से किसी यक्षिणी की तरह तैयार होकर महल की ओर चल दी। रिहान भी उसके पीछे ही चल रहा था। जब वो दोनों महारानी कक्ष के सामने पहुँचे तो वो बुढ़िया पहले से ही उनकी राह देख रही थी। उस बुढ़िया ने उन्हें देखते ही चिल्लाते हुए कहा, क्यों री, तुम्हें जल्दी आने को कहा था ना, समय का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। महारानी जी को कहीं जाना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए वो बैठी हैं। वो तुम्हारा बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। उस बुढ़िया की नज़र दाढ़ी मूछ लगाए रिहान पर पड़ी तो उसने पूछा, ये महाशय कौन है। जवाब में प्रेरणा ने कुछ शर्माते हुए कहा, वो मेरे पति हैं। उस बुढ़िया ने प्रेरणा का हाथ पकड़ा और सीधे ही अंदर दौड़ लगा दी, जबकि रिहान को पहरेदारों ने वहीं रोक लिया। प्रेरणा कुछ डरी सहमी सी चलने लगी। वह कक्ष बेहद विशाल और सुंदर था। उसकी दीवारों में कई खूबसूरत चमकते हुए तस्वीरें और एक दो रिहान और आहना की भी तस्वीरें लगी थी।
सामने एक विशालकाय सोने का महाराजा पलंग था और उसी के पास एक छोटे झरने के समीप सोने के झूले में कोई बैठी थी। प्रेरणा ने कुछ ध्यान से देखा तो सहम गई। वो नीलावंती ही थी। उस कमरे में कुछ सुगंधित धुआं किया गया था, इसलिए दूर से प्रेरणा उन्हें देख नहीं पा रही थी, लेकिन अभी तो वो उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उन्होंने बहुत सुंदर कीमती जेवर पहने हुए थे और लाल साड़ी में बेहद खास और आकर्षक नजर आ रहे थे। उनके हाथ में सोने की फ्रेम में बंधी कोई तस्वीर थी, जिसे देखकर वो बड़ी उदास थी और शायद रो रही थी। उस बूढ़ी दासी ने प्रेरणा का परिचय उनसे करवाया तो नीलावंती ने प्रेम से प्रेरणा को एक कुर्सी पे बैठने का इशारा किया और अपने हाथ में रखी तस्वीर झूले पर रख दी। प्रेरणा ने बड़े ध्यान से उस तस्वीर में उपस्थित शख्स को देखा तो वो रिहान ही था। नीलावंती उसकी ही तस्वीर लिए उदासी से बैठी थी। नीलावंती ने जब देखा कि प्रेरणा की नजरें रिहान पर टिकी हुई है तो उसने खांसते हुए अपना गला साफ किया और कहा, वो मेरा बेटा रिहान है। प्रेरणा ने एकदम अनजान बनते हुए पूछा, वो अभी कहाँ है? नीलावंती ने अपने अश्क पोंछते हुए कहा, मैं अभागन उसे कहीं दूर छोड़ आई हूँ, लेकिन मुझे यकीन है वो जहाँ भी होगा कुशल होगा। प्रेरणा ने एक चुप्पी साध ली। उस बूढ़ी ने आगे बात की और नीलावंती को प्रेरणा की वही झूठी कहानी सुनाई जो प्रेरणा ने उसे आज दोपहर सुनाई थी। यह कहानी सुनकर नीलावंती ने एक शक भरी निगाह से प्रेरणा को देखा तो उसके पसीने छूट गए। नीलावंती ने बात संभालते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, आपको जो कार्य सौंपा जा रहा है वो बेहद जिम्मेदारी वाला है। वो मेरे रिहान की प्रेमिका और मेरी होने वाली कुलवधू दोनों है। उसके लिए कोई भी चूक अक्षम्य अपराध होगी, जिसकी सजा सिवाय मौत के कुछ नहीं हो सकती। यह सुनकर प्रेरणा ने थूक गुटका। नीलावंती ने आगे कहा, तुम्हें तब तक के लिए अपने घर परिवार को भूलना होगा। तुम्हें उसी के साथ उसी के कक्ष में उसी के ही बिस्तर पर सोना होगा और उसी के साथ स्नान भी करना होगा। प्रेरणा ने कुछ सहमी आवाज में कहा, महारानी जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। नीलावंती ने एक अजीब निगाह से उसे देखा तो प्रेरणा कुछ सिटपिटा गई। नीलावंती कुछ मुस्कुराते हुए बोली, बोलो, क्या प्रार्थना है तुम्हारी? प्रेरणा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी शादी हो गई है और यदि मेरे पति को भी इसी महल में कुछ कार्य मिल जाता तो मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्रेरणा जल्दी से बोलकर जवाब की प्रतीक्षा में शांत हो गई। नीलावंती ने कहा, ठीक है, उन्हें भी हम कार्य पर रखते हैं, उसे हमारी कुलवधू का द्वारपाल बनाते हैं। प्रेरणा यह सुनकर बेहद खुश हो गई। नीलावंती ने अंतिम में अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम्हें हर माह के 100 सोने की अशर्फियाँ मिलेंगी। प्रेरणा ने हाँ में सर हिलाया और उस बूढ़ी दासी ने उसे वहाँ से जाने को कहा। उसके जाते ही बूढ़ी दासी ने नीलावंती से कहा, महारानी साहब, आपको नहीं लगता इतनी जल्दी किसी अनजान पर इतना भरोसा करना सही नहीं है? नीलावंती कुछ हंसती हुई बोली, तुम्हें उस पर जब यकीन ही नहीं है तो मेरे पास लाए ही क्यों? बूढ़ी दासी को उनका जवाब मिल गया। प्रेरणा और रिहान कक्ष के बाहर ही खड़े थे। उनको उस बूढ़ी दासी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। तुम्हारे पति को रहने की जगह ये दिखा देगा।
और तुम मेरे साथ आओ। यह कहकर बूढ़ी सीधे आहना के कमरे की ओर चलने लगी और प्रेरणा उसके पीछे पीछे चलने लगी। रिहान पूरे मन से उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था। बहुत जल्द ही बूढ़ी दासी प्रेरणा का परिचय आहना से करवाने लगी। आहना बेहद बीमार सी बिस्तर में सुस्त पड़ी थी। उसके आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। उसने एक उपेक्षा से प्रेरणा को देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्यों आई हो तुम यहाँ? चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। प्रेरणा ने उसे बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह पुचकारते हुए कहा, नहीं मेरी जान, मैं तो यहाँ तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली बनने आई हूँ। और उसके पैर के पास बैठ गई। आहना ने उसे कुछ उपेक्षा से देखा। प्रेरणा ने उस बूढ़ी दासी से वहाँ से चले जाने को कहा। इसकी वजह उसने कुछ ज़रूरी जांच बताया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।